Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and this video is for the students who are pursuing MA English Literature. And today I come with one poet, that is William Wordsworth, and this notes is about the William Wordsworth is a high priest of nature. As you all know that William Wordsworth is known for his nature poetry. So, this is the question, William Wordsworth as a high priest of nature, discuss. Let's start. William Wordsworth is considered to be one of the greatest poets in the history of English literature. He is placed next to Milton and Shakespeare. He is the greatest poet of romantic age. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं मिल्टन और शेक्सपियर के बाद आते हैं, समझे जाते हैं, और वो रोमांटिक एज के पोइट हैं एंड ही इज़ अ पोइट ऑफ नेचर. इनकी जो पोइट्री है उसमें नेचर को विद द कैपिटल एन राइट किया जाता है. A.C. Bradley says, there have been greater poets than Wordsworth but none more original. This is quotation. Wordsworth's chief originality is of course to be sought in his poetry of nature. तो इनकी जो ओरिजिनलिटी है तो वो इनकी कहाँ वो मिलती है इनकी पोइट्री ऑफ नेचर में, विच इज़ expressive of the formative, restorative, reassuring, moral and spiritual influence of nature on the mind and the personality of the man. तो ये क्या एक्सप्रेस करती है इनकी पोइट्री कि जो नेचर का जो इफ़ेक्ट है, नेचर हर तरफ से एक फॉर्मेटिव और एक रेस्टोरेटिव मीन्स किसी को बल देने वाला या पावर देने वाला, रीएश्योर करने वाला किसी को, और मोरल एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस करने वाला होता है. और ये इनकी पोइट्री हमें एक्सप्रेस करवाती है ऑन द माइंड एंड पर्सनैलिटी ऑफ द मैन. और ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट पर्सन की माइंड और पर्सनैलिटी पे पड़ता है. मतलब इनकी पोइट्री ये एक्सप्रेस करती है कि फॉर्मेटिव, रेस्टोरेटिव, रीअश्योरिंग, मोरल एंड स्पिरिचुअल जो इन्फ्लुएंस है नेचर का वो हमारे माइंड और हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है. Wordsworth learned more eagerly from flowers, hills, sky and rivers than from books. तो वर्ड्सवर्थ ने सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब सीखा है बुक्स की बजाय. तो वो नेचुरल सराउंडिंग को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उनको ही अपना टीचर मानते हैं. नेचर इज़ द ब्रांड नेम of Wordsworth's poetry. Perhaps only in Wordsworth's poetry nature is written with N capital. This is because of the fact that for Wordsworth nature signifies manifestation of God itself. और वर्ड्सवर्थ ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ है वो एक तरह से वर्शिपर है नेचर की, और वर्शिप गॉड की जाती है. और इन्होंने क्या किया है, गॉड को ही, नेचर को ही इन्होंने मैनिफेस्ट किया है एज अ गॉड. और ये नेचर के वर्शिपर हैं, गॉड की पूजा करने वाले मीन्स नेचर की पूजा करने वाले. तो इन्होंने नेचर को गॉड ही मैनिफेस्ट कर लिया है. द विविड मीन्स लाइव, जिसमें लाइफ हो, फुल ऑफ लाइफ. द विविड रिकॉर्ड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर अपॉन हिम इन हिज अर्ली ईयर्स कैन बी फाउंड इन हिज पोइट्री. वेयर नॉट अ ब्रोकन बो dropped with withered leaves, ungracious sign of devastation, but the hazel rose, tall and erect, with tempting cluster, hung a virgin scene. तो इनकी पोइम्स की लाइन्स हैं. As a poet of nature, Wordsworth stands supreme. He is a great worshipper of nature and he loves all the objects of nature. He sees a heavenly glory and divine spirit in the nature. तो वो जो है नेचर के सभी एस्पेक्ट्स को लव करते हैं और उसमें एक हेवनली और डिवाइन स्पिरिट को देखते हैं. Once he said to his sister Dorothy, nature did never betray the heart that loved her.
कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वो कहते हैं कि नेचर जो उससे प्यार करता है उसका दिल कभी नहीं दुखाता, बिट्रेट नहीं करता। Wordsworth's attitude towards nature deals with not only the external aspect of nature like trees, books, clouds, mountains, but also a concept of pantheism. पैंथिज्म होता है जो पूजा पाठ करने वाला। तो वो सिर्फ बाहर की चीज़ों को ये सब नहीं देखते हैं, वो एक्चुअली इसके कॉन्सेप्ट को पैंथिज्म से लेते हैं। मीन्स वो उसको एक तरह से गॉड मानते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से वो नेचर को लेते हैं। सिर्फ ट्रीज ब्रूक्स क्लाउड्स ये सब में वही सिर्फ इतना ही वो नहीं देखते। The last stage has been termed as pantheism, and Warwick James says, this is quotation, at this stage, the foundation of Wordsworth's entire existence was his mode of seeing God in nature and nature in God. Wordsworth's passion for nature is well known. The ordinary sights and sounds of nature, usually ignored by us, bring to the poet's imagination a wealth of beauty and bliss. ये कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी जो चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें, जिसको हम ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो वर्ड्सवर्थ हैं, जो पोइट है, उन्हीं चीज़ों से इमेजिनेशन करके, उन्हीं चीज़ों को लेके वो इमेजिनेशन करते हैं और ये चीज़ें उनके लिए एक तरह से ब्लिस है। फॉर इंस्टेंस हिज हार्ट इज़ कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मीन्स किसी अच्छी चीज़ को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना। हिज हार्ट इज़ कैप्टिवेटेड बाय द साइट ऑफ द वेव्स and flowers dancing in sympathetic unison in their glee. Glee means happiness. In their glee and remembers the scene with rapturous delight. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक rapturous delight है, जब भी याद आती है तभी हमें इनसे खुशी मिलती है। A host of golden daffodils besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Thus, we find that Wordsworth regards nature as a living entity, radiating joy and happiness all around. तो ये कहते हैं कि नेचर एक लिविंग एंटिटी है और हर तरफ ये जॉय को और हैप्पीनेस को रेडिएट करती है। Wordsworth believes that there is a pre-existing harmony between the mind of man and nature. वो कहते हैं कि मैन और नेचर के बीच में एक pre-existing harmony है। But when man becomes indifferent to nature and her elevating influence then according to the Wordsworth, the miseries and the misfortunes of mankind arise. तो वो कहते हैं कि जब मैन जो है नेचर के साथ इनडिफरेंट होता है, मीन्स उसे इग्नोर करता है, उसे रिजेक्ट करता है, उसके लिए थोड़ा मीन्स बुरा जो भी है उसके साथ कंडक्ट किया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, इनडिफरेंस में ये सारे मीनिंग आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, और नेचर क्या है, एलिवेटिंग है। एलिवेटिंग मीन्स जो एक बड़ी जगह है, एक बड़े स्थान रखता है, जो नेचर है वो अप्रेज्ड है, एक हाई पीक पर है। तो जब ऐसा होता है कि मैन जो है इंडिफरेंट हो जाता है नेचर से और उसके एक एलिवेटिंग इन्फ्लुएंस से, हाई रैंक, उसके ऊंचे मतलब बहुत बड़े इन्फ्लुएंस से वो जब इंडिफरेंट हो जाता है, तो वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि उस टाइम क्या होता है, माइजरीज एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ मैनकाइंड अराइज, और उसी टाइम से मैनकाइंड के बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। Their mind is so much obsessed with material gain that they fail to appreciate the beauty of nature. वो कहता है कि ऐसा क्यों करता है ह्यूमन बीइंग मीन्स आदमी ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो मटेरियल चीज़ों के लिए, मटेरियल चीज़ों को गेन करने के पीछे ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और वो नेचर की जो ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करने में फेल हो जाते हैं। He laments the loss of man's contact with nature when he writes,
द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सोन, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट और पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अर्थ। तो वो कहते हैं कि जो इस पोइम में जो पोइट है वो कहते हैं कि हमें नेचुरल सराउंडिंग्स में भी रहना चाहिए, हमें सिर्फ वर्ल्डली अफेयर्स की तरफ नहीं भागना चाहिए और नेचर के बीच में हमें बैठना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट रीड, मैन एंड नेचर, माइंड एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर so as to produce an infinite complexity of pain and pleasure. Wordsworth's nature views are different from the views of Byron and Keats. अब बायरन एंड कीट्स जो है उन्होंने भी नेचर पे पोइट्री लिखी है, बट इनके व्यूज़ जो है वो डिफरेंट है। जो कीट्स है वो तो एक सेंशुअस पोइट है, एज यू ऑल नो। तो Keats gives the sensual details in his poetry. Keats is interested only in the color and fragrance of nature. जो कीट्स जो हैं वो तो सिर्फ रोमांस देखते हैं नेचर में, वो सेंसेस देखते हैं, वो सेंशुअल पोइट है, वो इसकी फ्रेगरेंस पे या इसके कलर्स पे उसी के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं रादर देन सीकिंग अ मीनिंग। Nor does Wordsworth like Byron because Byron's attitude was somewhat stormy towards nature. और बायरन का एटीट्यूड कैसा है नेचर के लिए? स्टॉर्मी है। So it is only Wordsworth's attitude who spiritualizes nature. सिर्फ वर्ड्सवर्थ का ही ऐसा एटीट्यूड है जो नेचर को स्पिरिचुअलाइज करता है। His mysticism is based on the conviction that God pervades the entire universe. तो उनका मिस्टिसिज्म इस चीज़ पे बेस्ड है कि गॉड जिस तरह से एंटायर यूनिवर्स में प्रिवेड करता है वैसे ही नेचर भी उसी टाइप, मीन्स नेचर भी उसी गॉड की तरह है या गॉड इटसेल्फ है। ही बिलीव्स दैट नेचर इज कॉन्शियस सेंटिएंट पर्सनैलिटी हु लव्स ह्यूमन बीइंग एज अ ट्रू मदर, गाइड एंड गार्डियन। वो नेचर को कंसीडर करते हैं मदर, गाइड एंड गार्डियन। नेचर फॉर वर्ड्सवर्थ इज एन एक्टिव प्रिंसिपल दैट सर्कुलेट्स इन द सोल ऑफ ऑल द वर्ल्ड। नेचर फॉर वर्ड्सवर्थ इज एन एक्टिव प्रिंसिपल दैट सर्कुलेट्स इन सोल ऑफ ऑल द वर्ल्ड। जो नेचर है वो एक एक्टिव प्रिंसिपल है और वो कहाँ कहाँ सर्कुलेट होता है? इन द सोल ऑफ ऑल द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की सोल में वो सर्कुलेट होता है। शी परवेड्स, ये शी जो है नेचर के लिए यूज हुआ है। शी परवेड्स अ पेनिसिया अगेंस्ट ऑल द पेन्स, कट्स एंड क्रैक्स ऑफ मेटीरियलिज्म। तो वो कहते हैं कि जो नेचर है वो एक तरह से पेनेसिया है जिससे हमें पेन्स, कट्स एंड क्रैक्स जो हमें मेटीरियलिस्टिक वर्ड से हैं जो हमें मिलते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं, उन सबको पेनेसिया मीन्स हील करता है। इन टिंटन एबी ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही फेल्ट immanent through the universe. He describes in Tintin Abbey, he describes his experience when he felt immanent through the universe. I think there is some mistake. You can cut this line. A motion and spirit, ये Tintin Abbey की line है. A motion and a spirit that impels means फैला होना, inside उसके अंदर होना, all thinking things, all objects of all thought, all rolls through all things. For Wordsworth, nature is a great philosopher, a moral teacher who can shape the physical, mental, emotional, spiritual personality of man better than any human टीचर कैन डू। तो वो इसमें नेचर को एज ए टीचर लेते हैं वर्ड्सवर्थ और कहते हैं कि एक ह्यूमन टीचर की जगह नेचर जो है वो
एक मैन के इन सारी चीज़ों को अच्छे से डेवलप करता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जो है वो नेचर डेवलप करता है, उससे भी ज़्यादा जितना कि एक ह्यूमन टीचर कर सकता है। The education got in the lap of nature is far more superior to the education that is imparted within the four walls of schools, colleges, and universities. As Wordsworth himself says in The Table Turned, one impulse from a vernal wood, vernal means जो बसंत ऋतु में वुड्स होती हैं, जंगल होते हैं, वो मे टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गॉड देन ऑल द सेज कैन. In his poem Tinton Abbey, he describes the different stages of his love towards nature. Wordsworth's love of nature was a healthy boy's of the open air and the freedom of the fields. तो यहाँ अपना लव कैसे ही एक्सप्रेस करता है, जैसे कि एक लड़का एक ओपन एयर में, एक खुली हवा में जिस तरह से वो रहना पसंद करता है, वैसे. In his adolescent period, Wordsworth delighted in roaming about the hills and the vales for the sake of angling. Angling means मछली को पकड़ना. Angling, hunting, and all other boyish sports. He moved into the second stage where he loved nature with his five senses. Referring to this sensuous stage, Wordsworth says in Tinton Abbey, उसके पहले तो वो कैसे एक बॉय की तरह नेचर में घूमना, रोमिंग करना, उनमें एंगलिंग करना, उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है. और नेक्स्ट जो उसका स्टेप है वो होता है उसके 5 सेंसेस का, कि वो नेचर के सेंसेस की तरफ मूव हो जाता है. और यहाँ टिंटन एबी में बोला गया है, द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन. अब वो नेचर की पैशन को समझने लगा, नेचर के सेंसेस को समझने लगता है. The tall rock, the mountain, and the deep and gloomy wood, their color and their forms were then to me an appetite. During the third stage, अभी थर्ड स्टेज में कैसे नेचर को देखता है, पहले एक लड़के की तरह, एक टीनेज लड़के की तरह, फिर एडोलसेंट की तरह, अभी थर्ड एज है. Wordsworth's sensuous love, that is dizzy raptures, was eclipsed by the still sad music of humanity. और अभी क्या देखने लगा है, वो ह्यूमैनिटी देखने लगा है नेचर में. मीन्स अभी उसे नेचर में मानवता दिखाई देने लगती है. अभी तक तो उसे सिर्फ रैप्चर्स और डिलाइट्स यही दिखाई दे रहे थे. ही हैज़ नाउ मैच्योर्ड इनफ टू रियलाइज दैट हिज लव फॉर द सफरिंग्स ह्यूमैनिटी, अ रिजल्ट ऑफ हिज लव ऑफ नेचर, is sufficiently compensated for the loss of his sensuous love for nature. अब ये कहता है कि अभी वो मैच्योर हो गया है, अभी वो ह्यूमन बीइंग की सफरिंग समझने लगा है. और ऐसा क्यों हुआ है, नेचर के साथ उसकी लव की वजह से. मतलब जो नेचर से वो लव करता है, इसका ही रिजल्ट है कि वो ह्यूमन बीइंग की सफरिंग को समझता है. एंड इज़ सफिशेंटली कॉम्पनसेटेड फॉर द, और अभी ये इस चीज़ को कॉम्पनसेट भी कर रहा है क्योंकि वो उसने जो सेंसेस वो अपनी एडोलसेंस पीरियड में जो नेचर के बीच में फील करता था, जो खुशी, अभी वो ह्यूमैनिटी की तरफ फील करने लगा. तो इस चीज़ को वो अभी कॉम्पनसेट इन दोनों चीज़ों के साथ कर रहा है. मतलब जो ये लॉस हो गया, उसका सेंशुअस फीलिंग का जो लॉस हुआ है, उसका कॉम्पनसेट हो गया उसकी ह्यूमन फीलिंग से, ह्यूमैनिटी से. Wordsworth's attitude towards nature has been called unrealistic. He is not blind to the stern and cruel aspect of nature. He can also depict the graver aspect of nature. वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ और सिर्फ अच्छे चीज़ों को ही नहीं दिखाया है, नेचर के गुड एस्पेक्ट्स को नहीं दिखाया है. तो ये अनरियलिस्टिक नहीं है. जो है वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर हैज़ बीन कॉल्ड अनरियलिस्टिक. जो वर्ड्सवर्थ का जो एटीट्यूड है नेचर के लिए, उसे अनरियलिस्टिक बताया गया है कि वो रियल नहीं है.
He is not blind to the stern and cruel aspect of nature. वो जो है नेचर के स्टर्न, कठोर और क्रूल एस्पेक्ट के लिए ब्लाइंड नहीं है. ही कैन ऑल्सो डिपिक्ट द ग्रेवर एस्पेक्ट ऑफ नेचर. उसने नेचर के सीरियस एस्पेक्ट को भी डिपिक्ट किया है. मतलब उसकी पोइट्री अनरियलिस्टिक नहीं है. वर्ड्सवर्थ रिसीव इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज फेथ दैट देयर इज एन external spirit of peace, there is an eternal spirit of peace and happiness at the heart of nature, and that this spirit can be communicated to the soul of man. वो कहता है कि नेचर में क्या है, एक इटर्नल स्पिरिट है और वो स्पिरिट जो है वो कम्युनिकेट करती है सोल ऑफ मैन से. सेंट्रल पीस, ये कोटेशन लाइन है पोएम की. सेंट्रल पीस subsisting at the heart of endless agitation. Agitation means disturbance. To sum up, in his poetry, Wordsworth is revealed as a true worshipper of nature, her high priest. तो इसमें एक ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर और उसका हाई प्रीस्ट वर्ड्सवर्थ को कंसीडर किया जाता है. फॉर हिम नेचर इज मैन्स फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड. In the true sense, Wordsworth's poetry has one defect. It reveals only the gentle aspect of nature. Thus, his poetry seems to have only limited appeal. Nevertheless, Wordsworth remained a true interpreter of nature throughout his life. तो ऐसे बोला गया है कि जो नेचर है वो फ्रेंड है, फिलोसोफर है और गाइड है. लेकिन वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में एक डिफेक्ट बताया गया है कि उसने सिर्फ जेंटल एस्पेक्ट को ही देखा है, नेचर के सीरियस एस्पेक्ट को नहीं देखा. तो उसकी पोइट्री जो है वो एक लिमिटेड अपील करती है. मतलब एक लिमिटेड चीज़ पर ही वो अपील करती है, मीन्स ओनली जेंटल एस्पेक्ट उसने देखे हैं. लेकिन इसके बाद भी जो उसका वर्ड्सवर्थ जो है रिमेन्ड अ ट्रू इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर मीन्स इंटरप्रेट करने वाला, नेचर की मीनिंग को हमें बताने वाला. इसके बाद भी जो वर्ड्सवर्थ है वो एक ट्रू इंटरप्रेटर है नेचर का. तो अपनी पूरी लाइफ में वर्ड्सवर्थ जो है नेचर का एक ट्रू इंटरप्रेटर रहे हैं. सो इट इज़ completed and I hope you will like this, and if you like then press the button like, subscribe and put some comment also. Thank you.